नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। पीजीआईएमएस में एक बच्ची की मौत हो जाती है वेंटिलेटर के अभाव में। आज हम खास मुद्दे में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जी, जो 31 मई को जो घटना हुई वो इतनी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि पीजीआईएमएस रोहतक हरियाणा का एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। जब जब संकट पड़ता है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो पीजीआईएमएस रोहतक उसमें अग्रणीय भूमिका निभाता है। लेकिन जो 31 तारीख को हुआ वो ऐसी घटना है, सुन करके सबकी रूह कांप जाएगी। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लापरवाही से, संसाधनों के अभाव से यहाँ पे ज़िंदगी समय से पहले ही गंवाई जा चुकी है। एक साल 1.5 की गरीब की बच्ची जो सिविल हॉस्पिटल सोनीपत से रेफ़र हुई थी, कई घंटे वेंटिलेटर का इंतज़ार करने के बाद दम तोड़ दिया। कई चीज़ें जो हैं इसमें देखने वाली हैं, समझने वाली हैं, क्योंकि जब घटना घट गई, जब बच्ची की मौत हो गई, उसके बाद जिस तरह से जो फ़ोटो और जो वीडियो सामने आए, जिसमें गरीब माता पिता उस बच्ची के जिस तरह से बिलख बिलख कर रो रहे थे, जिस तरह से वो कह रहे थे कि जब हमने वेंटिलेटर की डॉक्टर से बातचीत की तो हमें बताया कि आपको सिफारिश लेकर आनी पड़ेगी। तो पीजीआईएमएस क्या सिफारिश से चलता है या किसी बड़े लोगों के रसूख से इलाज होता है, ये देखने वाली बात है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओपी जी, वैसे तो आज पीजीआईएमएस रोहतक का फाउंडेशन डे है, और पीजीआईएमएस रोहतक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल, जिसको जीएचबी कहते हैं, जनरल हॉस्पिटल, और उसके बाद टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट में पीजीआईएमएस रोहतक का नंबर आता है। तो जो हेल्थ मिनिस्टर, जो आपने एक मुद्दा उठाया कि उनको तो सजग रहना चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ है वो 24 घंटे 20x4 सर्विसेज हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर को उतना ही एक्टिव होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था कि हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी एक बार भी रोहतक पीजीआईएमएस नहीं आए। 7 महीने से अधिक समय हो चुका है उनको स्वास्थ्य मंत्री की शपथ लिए हुए, और आज पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश में एकमात्र विश्वविद्यालय है हेल्थ, और एकमात्र पीजीआईएमएस रोहतक है, इसकी आज स्थापना दिवस है 2 जून को। 2 जून को स्थापना दिवस पर भी स्वास्थ्य मंत्री का आज के कार्यक्रम में ना होना, ये भी कहीं ना कहीं अखर रहा है। आप ये कहिए कि जब से उन्होंने शपथ ली है अब हेल्थ मिनिस्टर की, तब से लेकर 7 महीने तक, फाउंडेशन डे तो एक ऐसा दिन होता है कि रोहतक पीजीआईएमएस ने अब तक लाखों जिंदगियां बचाई भी होंगी। तो हम एक घटना से ये नहीं कह सकते कि पीजीआईएमएस वो सर्विस नहीं कर रहा, वो वेलफेयर नहीं कर रहा पेशेंट्स का जो करना चाहिए, लेकिन एक एक ज़िंदगी कीमती तो है। आपने सही कहा सत्सिंह जी कि पीजीआईएमएस ऐसे लोगों का सहारा भी है जिनका कोई नहीं है, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जिनकी कोई बहुत बड़ी सिफारिश नहीं है, और जो केवल और केवल पीजीआईएमएस के सहारे ही इलाज के लिए पहुंचते हैं। उनमें से सही कहा आपने कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचती भी है और बचाई भी जाती है। वो कहते हैं लेकिन सिफारिश का भी एक बड़ा यहाँ पे खेल है कि सिफारिश से ही कई बार इलाज मिलता है। वो कहते हैं ना कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे, तो वैसे ही गरीब दुखियारों का जो सहारा है वो पीजीआईएमएस रोहतक है। आपने एक बड़ा जो ना ज़रूरी मुद्दा उठाया, सिफारिश। अब हम रोहतक में पिछले 15-17 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, और सिफारिश की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक हम इस पर भी बात कर लें। होता क्या है कि पीजीआईएमएस रोहतक एक ऐसा प्रदेश का एक ऐसा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है जिस पर
सारे के सारे प्रदेश का और प्रदेश के बाहर भी लोगों का एक आसरा है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऐसे में अगर आप खुद दिखाना चाहते हैं, परिवार के किसी व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं, और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ से छोड़ करके उन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल या जो भी सेटअप किया है वो एक अच्छी बात है, सबकी अपनी उसमें मर्जी है, अपनी निजी डिसीज़न है। लेकिन अभी भी जो है पीजीआईएमएस रोहतक में बेस्ट डॉक्टर्स हैं। फैसिलिटीज़ के मामले में हम ये कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग तो जो हमारा ट्रॉमा सेंटर है, जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, वो बहुत ही बेहतरीन है। आप सही कह रहे हैं कि पीजीआईएमएस में ये सब सुविधाएं हैं और बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें भी पीजीआईएमएस में है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं हो पाती, वो हमारे पीजीआईएमएस में है। लेकिन वहाँ पर उन मशीनों पे इलाज या टेस्ट कितने लोगों के हो पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि अगर देखो हम आईसीयू की बात करें, क्योंकि आईसीयू एक ऐसा है कि जो संजीवनी का काम करता है किसी भी मरीज़ को, जो क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं उनके लिए आईसीयू ही जो है वो एक संजीवनी देता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आईसीयू आप कभी भी जाइए, आपको आईसीयू खाली नहीं मिलेगा। देखिए इसमें अब ये बताइए कि रोड साइड एक्सीडेंट में कोई ट्रामा का कोई पेशेंट कोई आता है, तो उसको तो अगर किसी को हेड इंजरी हुई है तो उसको तो आईसीयू की ज़रूरत है। नहीं, आपकी बात सही है कि आईसीयू में हमें देखो टेक्निकली ये भी समझना पड़ेगा कि आईसीयू सभी के लिए तो प्रोवाइड नहीं हो सकता। जहाँ पर दिल्ली के 7-8 हज़ार ओपीडी जिस इंस्टीट्यूट की होती है, जहाँ पर पीएचसी, सीएचसी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी सिस्टम बनाई सिर्फ इसीलिए है कि वो रेफ़र कर देते हैं, तो सारा प्रेशर एकमात्र पीजीआईएमएस रोहतक के ऊपर है। हालांकि और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जिस पर सबको लगता है कि वहाँ जाकर ज़िंदगी बच सकती है, वो हमारा पीजीआईएमएस रोहतक है। आईसीयू सभी के लिए नहीं हो सकता, लेकिन बात यहाँ कुछ और हो रही है। ये जो 31 तारीख वाला मामला है, जो एक गरीब मज़दूर की बेटी 1.5 साल की जो लड़की थी, उसको निक्कू के अंदर आईसीयू नहीं मिला, पीडियाट्रिक आईसीयू, हाँ पिक्कू के अंदर आईसीयू नहीं मिला। नहीं, वो पेशेंट जो है, जो मैंने जो बच्चे के जो माँ बाप है उनसे भी पता किया है, वो पहले ट्रामा में गए, उसके बाद वो इमरजेंसी में गए और फिर वहाँ पे उनको आईसीयू नहीं मिला। और वहाँ पे ये डॉक्टर्स जो है, सीनियर डॉक्टर्स जो भी हैं, उनमें ये रहा कि ये बच्चों का है तो पिक्कू में ये बच्चा एडमिट होना चाहिए। पिक्कू वाला कह रहा है कि आईसीयू में होना चाहिए, जबकि ये पिक्कू और आईसीयू का भी अलग जैसे सिस्टम है। जो आईसीयू होता है वो 14 साल से लेके और 80-90 साल तक, 14 साल से ऊपर तक के बच्चों लोगों को, पेशेंट्स को वो एडमिट करता है, क्योंकि उसमें जो दवाइयाँ है, मेडिसन है, ऑक्सीजन है, पंप्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे की और बड़े की जो है ना, उसमें वो सिमिलरिटी नहीं होती, क्योंकि उस किसी में डोज कम देना होता है, किसी में डोज ज़्यादा देना होता है। तो आईसीयू में इसलिए उसको एडमिट नहीं किया कि वो पिक्कू का, वो 1-1.5 साल की बच्ची थी और वो पिक्कू में एडमिट होनी चाहिए थी। पिक्कू वाले ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जगह नहीं उनके पास, आईसीयू कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है। तो वो ऐसी उलझ में है कि भाई ये पिक्कू में जाए, आईसीयू में जाए, इसी में उलझते रहे और रात के 9 बजे उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। कहानी इससे भी पहले शुरू होती है, जब वो सोनीपत सिविल हॉस्पिटल जाते हैं। देखिए, रेफ़र करने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आपके पास जो लिंक एम्बुलेंस है वो होनी चाहिए, उसके अंदर आपको मिनी आईसीयू भी होना चाहिए, वेंटिलेटर सिस्टम होना चाहिए, फिर आपके पास लाइव डैशबोर्ड होना चाहिए, फिर आपके पास वो जो टेक्निकल व्यक्ति है वो होना चाहिए। हमारी जो सिविल हॉस्पिटल में जब वो गए, जान वहीं बच जानी चाहिए थी। उसके कितने घंटे लगे, यानी कि बच्ची तो अपनी फ़ाइट कर रही थी, लेकिन हमारा सिस्टम, मुझे लगता है कि गरीब का बच्चा वैसे कभी किसी की प्रायोरिटी में नहीं रहता।
हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी सैलरीज हैं, लेकिन जब गरीब मजदूर की बात आती है पता नहीं दिल छोटा कर लेते हैं, सिफारिश लेके आओ। ये जो आपने बात जहाँ से शुरू की ना, वाकई में फ़र्क पड़ा। जब तक डॉक्टर के फ़ोन पे किसी बड़े अधिकारी का, नेता मंत्री का, अधिकारी बड़े का, खुश होते हैं IAS का फ़ोन आता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है जी। और तो ये जो, हालांकि उनका जो मूल धर्म है, जो पहला धर्म है, जो वो शपथ लेते हैं, वो शपथ लेते हैं कि हर जान जो है वो कीमती है, और मैं डॉक्टर होने का मतलब है कि मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूँगा, जो भी मेरे से जतन हो सकेगा वो करूँगा। लेकिन मुझे लगता है वो जो हिपोक्रेट ओथ है, शायद डॉक्टर हमारे भूल गए हैं। वो धरती का भगवान इसलिए तो कहते हैं ना कि भगवान के बाद किसी भी इंसान को ज़िंदगी देने वाला एक डॉक्टर होता तो है। ये भगवान वाले काम तो नहीं है, धरती के भगवान की बात तो नहीं है। अब ये तो धीरे धीरे इनकी क्रेडिबिलिटी भी तो डाउन हो रही है ना सत्सिंह जी। जी। बहुत बड़ा जो मुद्दा है ना वो ये है कि जिसने भी देखा, मुझे लगता है कि उस समय हो सकता है डॉक्टर्स ने भी जब देखा, इवन PGIMS के डॉक्टर्स ने भी जब देखा होगा तो उनको भी दुख हुआ होगा। लेकिन बात दुख की नहीं है, बात किसी एक बच्ची की नहीं है। और मैं तो ना उन माँ बाप, उनके उसके पिताजी की लड़की की जिसकी डेथ हुई है, उसके पिताजी की जब मीडिया वाले बाइट ले रहे थे तो उन्होंने बड़ी एक बहुत बड़ा दिल करके कहा कि मेरी बच्ची के साथ तो ये हुआ, मैं तो ये चाहता हूँ किसी और के बच्चे के किसी साथ और की बच्चे की ज़िंदगी ऐसे ना जाए। अभी देखिए उस गरीब का कितना बड़ा दिल रहा होगा। तो वैसे तो क्या है कि मैं आपको बताऊं, PGIMS में ICU की 11 यूनिट्स हैं, जिसमें मेडिसिन का, सर्जरी, आपका कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी के हैं, अलग अलग यूनिटें बनी हुई है, पीडियाट्रिक की है, पीकू जिसको बोलते हैं। तो 11 यूनिट्स हैं इसमें, और सबके अपने अपने ICU है। लेकिन यहाँ पे मरीजों का वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, जो सीरियस मरीज़ आते हैं, क्रिटिकल जो पेशेंट आते हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो ICU में जब तक पहुँचते हैं तब तक बेड फुल मिलते हैं पहले से ही। अब ICU में अगर आप देखेंगे मेन ICU में, तो उसमें 8 से 10 ICU है, इतनी ही मशीनें होती है उसमें। अब अगर उसमें से पहले से ही कोई पेशेंट है और फिर सीरियस कोई पेशेंट और भी अगर वहाँ पे एडमिट होने के लिए आया है, तो किस पेशेंट को ICU से निकाल के उस पेशेंट को वहाँ एडमिट ओपी जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा खोलता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि कोई गरीब, कोई मज़दूर जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, उनको ज़रूरत है, और डॉक्टर्स ने बताया कि ICU बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर नहीं मिल सकता। लेकिन एक मंत्री का फ़ोन आता है, एक नहीं 10 बेड खाली हो जाएंगे। कैसे होता है ये? वो तो फिर ये वो जैसे कोविड का टाइम आया था, कोविड 2019-20 डॉक्टर्स में, ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। तो आम क्या मिडल और जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तक के जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार तक भी हैं, उनके नियर डियर अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो डॉक्टर्स ने उनके भी फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। लेकिन उस टाइम पे भी जिस मंत्री का, जिस IAS ऑफिसर का, IPS ऑफिसर का फ़ोन आता था, उसके लिए ICU 1 मिनट में खाली हो जाते थे, बेड खाली हो जाते थे। ना, ये आपकी बात सही है, क्योंकि वहाँ अलाउड तो होता नहीं आम आदमी को देखना, ना वो रिकॉर्ड दिखाते हैं, ना वो आपको ICU में कौन से वेंटिलेटर खाली हैं। आदमी को तो अंदर एंटर करने देते ही नहीं है। वो तो डॉक्टर की अपनी विजडम है, अपना सबके अपने। वैसे तो ICU का ना सत्सिंह जी एक क्राइटेरिया बना होता है कि पहले उसमें एक पेशेंट की जैसे सीरियस देखी जाती है कि ये ICU इसको इसकी ज़रूरत होती है, ICU की है कि नहीं है, और फिर उसके बाद एज देखी जाती है कि एज क्या है। अगर कोई 20 साल का पेशेंट है और उसकी जान ICU से बच सकती है, और उस पे ICU पे पहले से ही एक 90 साल का पेशेंट है, तो ये भी एक नियम है, ये भी एक PGIMS के पास या ICU का एक नियम है कि भाई उस 80 साल के 90 साल के पेशेंट की जगह पे उस 20 साल के जो जवान युवक है या युवती है, उसको ICU में एडमिट किया जाना चाहिए ताकि उसकी जीवन बचाया जा सके। आइए बताइए, 1.5 साल क्या उम्र काफ़ी नहीं है जान बचाने के लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा था कि मासूम बच्चे का तो जब सामने देखते हैं ना, तो उससे तो हर किसी का दिल पसीज जाता है। ये तो डॉक्टर ही नहीं,
आम आदमी भी अगर उसके हाथ में हो कि मैं उसकी मदद कर सकता है, उस बच्चे की या बच्ची की ज़िंदगी बचा सकता है, तो वो भी अपने एफर्ट्स करेगा। 2017-18 में एग्जैक्ट ईयर तो मुझे ध्यान नहीं, माधुरी दीक्षित पानीपत आए थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 की बात है ये। जी। तो जब वो हुआ था तो आप ये देखो हज़ारों करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब बेटी वेंटिलेटर के लिए तड़पती है तब वो दावे कहाँ जाते हैं। तो वो जो नारा है, जो ब्रांडिंग में जो पैसा सरकार लगाती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स है अखबारों में, बड़े बड़े विज्ञापन है और उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, उनको भी लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और पता नहीं ब्रांडिंग के लिए कितना पैसा खर्च किया जाता है। अगर उस पैसे को मेडिकल जो है पीएचसी, सीएचसी, पीजीआईएमएस, यहाँ पे संसाधनों को बढ़ाया जाए उसी पैसे से, तो ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माउथ पब्लिसिटी इतनी हो जाएगी सत्सिंह जी, जहाँ तक कि आदमी को ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, खुद ही उनको इलाज मिल जाएगा, खुद ही लोग बताने लग जाएंगे कि भाई हमारे जो हरियाणा के मेडिकल जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक पीजीएमएस रोहतक की बात है, जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें 30 से 40% डॉक्टर्स की, नर्सिस की ऑलरेडी शॉर्टेज है। और ये जो सैंक्शन पोस्ट का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये 10 साल पुराना है, 10 नहीं 20 साल पुराना है। तो आप देखिए 2 दशक पुराना आंकड़ा है ये, यानी कि अब तो जो वाकई में रिक्वायरमेंट है वो कई गुना होनी चाहिए। लेकिन अगर हम 2 दशक पुराना भी उसको भी एक मान लें, हालांकि अब जो वर्कलोड है मल्टीप्लाई कई गुना हो चुका है, लेकिन एक बार उसको भी मान लें तो आप ये मानिए कि 30 से 40% और सरकार कोशिश कर रही है पीजीएमएस के रोहतक को इधर या उधर ट्रांसफ़र करने की। तो जो 2 दशक पहले का जो सैंक्शनड पोस्ट थी वो भी खाली है, आज वो भरी नहीं गई है। बार बार वैसे पिछले दिनों डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाली गई थी, अपॉइंटमेंट भी की गई थी, लेकिन उनमें से काफ़ी डॉक्टर्स ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। उन्होंने मेडिकल पीजीआईएमएस में ज्वाइन करने की बजाय उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वहाँ पे ज्वाइन करना, उनके साथ कोलैबोरेशन करना ज़्यादा उचित समझा है। तो इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसके बाद जांच भी डॉक्टर करेंगे और आपस में सब कलीग हैं, कोई किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएगा। शायद पीजीएमएस अथॉरिटीज़ की तरफ से इसमें एक स्टेटमेंट भी आई है कि जो मरीज़ था वो ब्रेन डेड आया था, जो बन सकता था हमने किया, नहीं बच सका। उनके लिए तो सिर्फ ये कि ये फाइल है, एक केस आया, कोशिश की, नहीं हुआ। उसमें क्या था कि पेशेंट को तो ये यहाँ पे जो पीजीआईएमएस में संक्रमण से भी जो मरीजों की मौत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कितना हाइजीन का काम रखा जाता है। आप देखोगे एमआरआई जहाँ पे होता है वहाँ पे आप क्या व्यवस्था है, आपका ओटी में आपकी क्या व्यवस्था है, आपका आई के जो ऑपरेशन होते हैं आँखों के, आई ओटी होती है, वहाँ पे कितना ध्यान रखा जाता है। पिछले दिनों जो आईटी ओपी, ये जो आई की ओटी है, वहाँ पे मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेंस डाले जा रहे हैं आँखों के, और वहीं उसी के साथ में वाइट वॉश किया जा रहा है। तो और आँखों का तो एक ऐसा काम है कितना ज़्यादा इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। तो ये देखो ना, पिछले दिनों की घटना है, ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है। उसको लेके अधिकारियों को शिकायत भी की, डायरेक्टर भी वहाँ पे पहुँचे, वीसी भी वहाँ पे पहुँचे, एमएस भी वहाँ पे पहुँचे, लेकिन सभी ने उनको क्लीन चिट दे दी, जबकि वाइट वॉश वहाँ पे होने लग रहा था उसके साथ में ही। तो जो 31 तारीख वाली घटना है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और उससे पहले भी हुई हैं और आगे भी होंगी। आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री हुकमचंद यहाँ पीजीआई में एडमिट हुए थे और उनको ज़बरदस्ती यहाँ से रेफ़र किया गया। उनके घर वालों को बोला गया कि आप इसको यहाँ पे मत रखिए, आप इसको एम्स में लेके जाइए या मेदांता में लेके जाइए, और उनको
रेफ़र करने के लिए जो एम्बुलेंस है उसके लिए उनके घर वालों को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। ये पूर्व मुख्यमंत्री की बात है और उनकी मौत हुई, उनकी जांच बैठी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज थे उस टाइम पे, उन्होंने जांच करवाई लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। तो अब ये बताइए कि इसका हल क्या हो सकता है? हेल्थ और एजुकेशन दो ही एक ऐसे इशू हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होने चाहिए। जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ सिर्फ ये 2 चीज़ें ही सबसे अच्छी हैं, बाकी चीज़ें अपने आप ऑर्डर में हो जाती है। बढ़िया एजुकेशन, सस्ती एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन। हेल्थ केयर में भी यही, अफोर्डेबल एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ और हेल्थ केयर, और उसके बाकी चीज़ें रेस्ट फॉल्स इन प्लेस। लेकिन आम आदमी का सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा में और हेल्थ, इन दोनों में लगता है। इसमें सत्संग जी, मैं देख अगर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी है प्रदेश में तो सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में जो पीएचसी सीएचसी जो बने हुए हैं वहाँ पे पूरा स्टाफ देना होगा, वहाँ पे पूरे संसाधन देने होंगे, ताकि जो पेशेंट, जो जनरल पेशेंट है, कोई जो ओपीडी वहाँ पे होनी चाहिए, जिसको खांसी जुकाम बुखार तक सीमित है, वो अगर उनको वहाँ पे इलाज हो जाए तो वो पीजीआईएमएस में नहीं आएगा इलाज के लिए। लेकिन तो सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में जो स्टाफ है, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के, वो स्टाफ फुलफिल करना होगा। वहाँ पे उनको जो मरीज़ है लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा एक वेब सीरीज आई हुई है ग्राम चिकित्सालय, देखिए आपने? नहीं। ग्राम चिकित्सालय एक वेब सीरीज आई हुई है, मैंने वो देखी थी। जो ग्राम सचिवालय वेब सीरीज़ आप भी देखना, और जो हमारे दर्शक हैं मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ वो भी देखें, क्योंकि उसमें सही मायनों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसे बेड़ा गर्क हो रखा है उसमें सही दिखाया गया है। जहाँ तक आपने पीएचसी की बात की, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो एक फर्स्ट कांटेक्ट है, यानी कि किसी भी ग्रामीण को कुछ भी होता है, बुखार भी होता है, कुछ भी होता है तो पीएचसी जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारे हरियाणा की पीएचसी की बात करें, ज़्यादातर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। इवन वहाँ कोई मैं ये मानो स्टाफ ही नहीं है, या फिर कहीं स्टाफ है दवाइयाँ नहीं है, बहुत मिसमैच है। तो सारा का सारा प्रेशर जो है वहाँ तो स्टाफ और डॉक्टर्स और दवाइयों की बात तब हो जब हमारे पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर पूरे डॉक्टर्स, अभी हमने बातचीत की ना कि 2 दशक पुरानी जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो भी 30 से 40% खाली हुई है, और जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्टर है उनको भी इधर उधर भेजने की तैयारी चल रही है। देखो, डॉक्टर्स को अगर सरकारी हॉस्पिटल में लेके आना है तो उनको अच्छा खासा पैकेज देना पड़ेगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिया जा रहा है। लेकिन सैलरी अब भी कम नहीं है। कम है नहीं, वो कितना कमा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से कम सैलरी पीजीआईएमएस में है और सरकारी सिस्टम में है। ये तो बहुत बार मांग भी उठी है कि वो ज्वाइन क्यों नहीं किया, कि वो सैलरी नहीं है। फिर वो, हालांकि सरकार का ये सही सिस्टम है कि भाई कोई भी अगर वो एमबीबीएस करता है और उसको गांव में 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी होगी ग्रामीण में, वो सही है। ओपी जी एक बात आइए, एमबीबीएस करनी है सरकारी कॉलेज से, क्योंकि सरकारी कॉलेज की फ़ीस, मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कम होती है और सरकारी ग्रांट से आप पढ़ते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी कुछ तो बनती है। हालांकि जो बॉन्ड सिस्टम बनाया है वो मैं उसका बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम व्हेन इट कम्स टू सर्विंग द पब्लिक तो कुछ तो मुझे लगता है लाखों रुपए सैलरी होती है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनकी सैलरी कई लाख रुपए है। तो वही तो कह रहे हैं, अपना डॉक्टर्स ने भी अपना धर्म निभाना होगा, जो उनको इतना बड़ा दर्जा दिया गया है समाज में, धरती के भगवान, उसका कुछ तो अपना 10% तो करे, वो भी करे। मैं कह रहा हूँ धरती पर रह के इंसान बने रहे, वही बड़ी बात है। भगवान वाली बात तो अब तो वो तो जाली है, लेकिन धरती पर रह के इंसान जैसा भी है, क्योंकि जब ऐसे किसी की भी जान जाती है, तो बहुत 1.5 साल की बच्ची थी, किसी की भी जान जाती है। पीजीआईएमएस में मैं आपको बताऊं, जब ये कोविड आया तो 100 बेड, आईसीयू के 100 बेड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनको चलाने वाला नहीं है।
आपके रोहतक का नागरिक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे वेंटिलेटर आए थे, स्टोर में रखे रहे, धूल फाँकते रहे, आज तक ऑपरेट नहीं हुए हैं। तो ये इतने महंगे सिस्टम है, इतने संसाधन है, इसके बावजूद क्योंकि वहाँ पे कोई चलाने वाला नहीं है, स्टाफ नहीं है, ट्रेंड स्टाफ भी तो चाहिए ना आईसीयू में, वही नहीं है। तो जब तक सरकार इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ध्यान नहीं देगी, सीरियस होकर काम नहीं करेगी, तब तक ये स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसे ही बच्चियों की मौत होती जाएगी। सत्सिंह जी, कोई इनका रखवाला नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं है। जब आप ये देखो ना, स्वास्थ्य मंत्री 7 महीने से PGIMS में अभी तक आई भी नहीं है या उनको बुलाया नहीं गया। हालांकि मंत्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो एक मैसेज ही देना होता है कि विजिट करने आ रहे हैं, मैसेज देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो औचक रूप से भी निरीक्षण कर सकते हैं ताकि व्यवस्थाओं को और ज़मीनी हकीकत का पता चल सके। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, हमने पहले भी एक एपिसोड बनाया था और उस एपिसोड में भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि आरती राव जो फर्स्ट टाइम MLA हैं, फर्स्ट टाइम हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको ये उनके ध्यान में लाने के लिए कि हरियाणा का जो रोहतक PGIMS है, ये एक अकेला ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो पूरे प्रदेश के बाहर भी लोगों का बाहर जो है इसके ऊपर है। हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ जितनी बढ़िया होंगी उतना ही लोगों का वेलफेयर हेल्थ केयर होगा। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो कुछ 31 तारीख को घटना हुई उसकी कम से कम जांच होनी चाहिए और जांच फेयर होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो कीमती लाइफ है। तो PGIMS रोहतक जो है वो कम से कम भी 8 जिलों या 10 जिलों के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। उनके इलाज के लिए जो है PGIMS के ऊपर डिपेंड है वे लोग। तो इतने बड़े एरिया के लिए एक PGIMS है, तो यहाँ पे भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है दुरुस्त होनी चाहिए, पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, पूरा स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए और ICU चलाने के लिए ट्रेंड और जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ज़िंदगी ऐसी जाएंगी। आप PGIMS में आज के दिन भी किसी भी डॉक्टर से बातचीत करो, सबसे पहले अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ेंगे। मेरी जिम्मेदारी नहीं, फलां डॉक्टर की जिम्मेदारी थी, किसी की जिम्मेदारी। PGIMS रोहतक सभी का परिवार है और ये हम सब को मिलकर के इसका ध्यान रखना है। ये पब्लिक की जिम्मेदारी भी है कि जब वो चाहते हैं कि डॉक्टर्स उनका बढ़िया से इलाज करें तो वो भी फुल्ली कोऑपरेट करें। सरकार को भी ये बात समझनी होगी, ये सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हेल्थ का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, आखिरी होप हमारा PGIMS। तो दोस्तों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारी चर्चा कैसी लगी? क्या ऐसे ही सिस्टम फेल होता रहेगा, लोगों की ज़िंदगी जाती रहेगी, या किसी की जवाबदेही यहाँ पे होगी? आप हमें कमेंट करके बताइए, आप लाइक कीजिए और हमें सुझाव दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।